अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूं महानूर अली अपने प्रोग्राम ये घर आपका हुआ के साथ। मेरा ख्याल है नाज़रीन के ये घर आपका हुआ में मेरी कोशिश ये है कि आइंदा जब भी मैं प्रोग्राम करूं और शायद करूं जब, तो उसमें ये कोशिश होगी कि मेरे जो मेहमान हों उनसे बराह रास्त आपकी बात भी करवाऊं, लाइव कॉल्स लूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू आपके बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मेरे पास आते हैं जिनसे मुझे अंदाज़ा होता है कि पीएम की हाउसिंग स्कीम के बारे में अभी भी लोगों में इब्हाम है, यानी मुकम्मल तौर पे उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो कोशिश यही करूँगी। और आप ये जानते हैं कि पीएम जब भी कोई स्पीच करते हैं अपने हर खिताब में उनकी कोशिश होती है कि वो जो उनकी हाउसिंग स्कीम है उसके बारे में ज़रूर बात करें। और वो ये तक कहते हैं, अभी रिसेंट मैंने जो उनकी स्पीच देखी उसमें उन्होंने जिक्र किया कि तकरीबन 55 अरब रुपए जो हैं वो डिस्बर्स कर चुके हैं वो बैंकों को, और मज़ीद जो रकम है वो दी जा रही है। लेकिन लोग क्योंकि अभी तक इसके बारे में जानते नहीं है, तो कोशिश यही होगी कि आज के प्रोग्राम में भी जानने की कोशिश करें हमारे मेहमान से। तो आइए चलते हैं हमारे मेहमान से मिलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुफियान आदिया साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कंट्री ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुफियान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम के लिए आपने टाइम निकाला है। और सुफियान साहब, मैं चाहूँगी कि आप अपने कंट्री ग्रुप एंड डेवलपर्स के बारे में बताएं। अपना थोड़ा सा ये बताइए कि आपने कब से ये आगाज़ किया, ख़ास तौर से ये इस हवाले से कि रियल इस्टेट में आपने कदम कैसे रखा? इस कंपनी का फाउंडर मेरे फादर हैं। उन्हें 1972 में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्हें नूर्स सेंटर एक बनाया नयाबाद के अंदर बिल्डिंग। वहाँ से फिर उन्हें बेताशा कराची के अंदर प्रोजेक्ट्स किए और उन्हीं के बिज़नेस को हमने आगे ज्वाइन किया, उन्हीं की लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। और मुझे तकरीबन हम लोग मेमन बैकग्राउंड से कम्युनिटी से, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाद फ़ौरन डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में आना जाना होता था। कॉलेज में भी समर ब्रेक्स होती थी तो फादर की तरफ से था कि बस अपने फैमिली दिन बिजनेस में में आ आ गए। जाए, सुबह शाम में चले जाएं जहाँ भी स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटीज़ के लिए जाना है। तो बस वहीं से कारोबार में आ गए, तो फिर एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। फिर यूनिवर्सिटी के बाद तो कंटिन्यू फुल फ्लैश आ गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंटली उस बिज़नेस को देख रहे हैं। सही। अच्छा, वज़ीर आज़म की हाउसिंग स्कीम के बारे में मैं चाहती हूँ थोड़ा स्टार्ट में ही हम बात करें। मैंने भी अपने इंट्रो में भी कहा कि मुझे लगता है कि लोगों को अभी तक इसके बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात नहीं है और थोड़ी वो उसमें ही है कि लाइक पता नहीं ये सही है या नहीं है। आप क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म की जो हाउसिंग स्कीम है इसके समरात लोगों तक सही तरीके से पहुँच रहे हैं या नहीं? जी, मैं समझता हूँ कि क्लैरिटी का बिल्कुल अभाव अभी मौजूद है। वो क्लैरिटी नहीं है लोगों के अंदर, आम पब्लिक के अंदर। इंटरेस्टेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और जितनी दरख्वास्तें वहाँ पे गई हैं, जो हमारी बात होती रही है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के जो मेन जो लोग हैं उनसे, उनका यही कहना है कि हमारे पास बेतहाशा क्वेरीज़ हैं और हमें इस वक्त बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की भी ज़रूरत है जो कि ये प्रोजेक्ट्स को भी बनाएं। तो अब उसके अंदर ये देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है बिल्डर्स को, वो आ रही है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। जब ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए आज से 4 साल पहले, तो उस टाइम पे सरिये की कीमत थी कोई 95,000 के करीब। ओके। और 95,000 रुपीज़ स्टील था। आज 1,94,000 रुपये टन सरिया हो गया। ये डबल से ऊपर चला गया है। और जो सीमेंट की प्राइस थी ना, वो उस टाइम पे थी को 450 पौने 500 रुपये बोरी सीमेंट की एक बैग मिलता था। वो आज 750 रुपये प्लस हो गया। और इस वक्त तो जो पिछले 2 दिन में यूक्रेन का जो जब से इशू हाईलाइट हुआ है, तो तकरीबन को $200 कोल की प्राइस बढ़ गई है। जो $70 का जो कोल जो इम्पोर्ट हो रहा था, वो इस वक्त $430 हो गया है। और सीमेंट के अंदर मेन कॉस्ट, जो एनर्जी कॉस्ट के अंदर कोल का बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो कि 40% है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि आगे सीमेंट की जो प्राइस है वो 1,000 रुपये सीमेंट की बैग हो जाएगी। वो इस सीमेंट मैन्युफैक्चरर को वो वारे में ही नहीं आएगा वो उसको सीमेंट बनाना, क्योंकि उसको नए रेटों पे जब इम्पोर्ट करेगा, या तो ये यूक्रेन का मैटर जल्दी सेटल डाउन हो जाए तो प्राइसेस नीचे आएंगी। क्योंकि अभी जो वेसल की प्राइसेस हैं, स्टील प्राइसेस सारी बहुत तेज़ी से बढ़ जा रही तो सुफियान साहब, ये प्राइसेस जो हैं ये तेज़ी से बढ़ रही हैं और आपको लगता है कि तेज़ी से मज़ीद अभी बढ़ेंगी? क्योंकि अभी आपने जब मुझे बताया ख़ास तौर से कि सरिये की प्राइस और उसके वो तो डबल हो गया एकदम से, और बाकी चीज़ें भी इस तरह डबल होती जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो पॉलिसी बनी है, इस पॉलिसी पे दोबारा से नज़रसानी करनी पड़ेगी, इसको रिवाइव करना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट ने रिवाइव करना शुरू कर दिया एंड वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन चीज़ को
और पहले फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में आएगा और जो एक एलिजिबल होगा उसके अंदर उसको 3 लाख रुपए का फंड गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी देगी एज एन सब्सिडी, और जो वो बिल्डर है उसके अकाउंट में वो पैसे आएंगे। वो अब उसको 6 लाख रुपए करने जा रहे हैं, और पहले जो लागत थी वो 25 से 30 लाख की लागत थी मिनिमम, जी बिल्कुल, उसको भी बढ़ा के वो 35 से 40 लाख पे शायद अब ले जाने का 35 लाख तक तो मैंने भी सुना था। जी। जी क्योंकि आज वो डूएबल नहीं है। अगर वही हम सरकमस्टांसेस को रखेंगे तो ये प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा। अब जो प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ा ये आ रहा है कि जो लोगों की इनकम है वो उतनी नहीं बढ़ी जी जितनी महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, ये नहीं कि पाकिस्तान में तो आज भी बहुत कम है। जो इंटरनेशनली बाहर जो हालात हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन के और जो महंगाई बढ़ी है, कोविड के बाद तो दुनिया चेंज हुई है। जी फूड प्राइसेस से लेके कमोडिटीज़ की प्राइसेस, इस वक्त जो वेसल्स के प्राइसेस हैं, जो एक शिपमेंट जो यूएस कोई बेचता था तो $800,000 में जो कंटेनर मिलता था वो आज $12,000 में भी नहीं मिल रहा होता। तो ये खाली पाकिस्तान का मैटर नहीं है, ये इंटरनेशनल क्राइसिस है। फिर जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस बढ़ गई तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा आउट हुआ। तो अब ये चीज़ों को सेटल डाउन होने में ना, जब कहीं डस्ट उड़ती है तो वो डस्ट को बैठने का भी वेट करना है। सही। अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि इस वक्त चारों तरफ से डस्ट उड़ रही है और इंटरनेशनल गेम चेंज बहुत तेज़ी से हुआ, जिस तरह रशिया का यूक्रेन का मैटर हुआ है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें जल्दी सेटल होंगी। ऐसा नहीं है कि ये यहीं खड़ी रहेगी, इतनी महंगाई तेज़ी से जाएगी, इवेंचुअली इट विल कम डाउन। और अभी आपने कहा कि रिवाइव करने की कोशिश भी की जा रही है और फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी सुफियान साहब कि जब किसी भी शोबे में गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, खासतौर से अब रियल एस्टेट की जब बात हम करते हैं, इसमें कोई पॉलिसी बनती है तो जो आपके इदारे हैं जिनसे आप मुंसलिक हैं, खासतौर से आबाद का मैं जिक्र यहाँ पे करूँगी, क्या ऑन बोर्ड इन लोगों को लेते हैं, इनसे मशवरा किया जाता है? बिल्कुल, मैं इस वक्त आबाद का रीजनल चेयरमैन हूँ सिंध बलूचिस्तान का, और हर वीकली मीटिंग होती है चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी से एवरी ट्यूसडे, और एवरी थर्सडे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उस मीटिंग को कन्वे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वीक अवेलेबिलिटी नहीं थी तो आज की मीटिंग वो पोस्टपोन हुई है, और डे टू डे बेसिस पे वो हमसे राब्ते में भी हैं पॉलिसी मैटर्स के अंदर, मगर कुछ चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल हैं। और हमारे अपने लोगों को हमने बड़ा इनकरेज किया हुआ है और दे आर इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, कि कोई अच्छा काम हो जाए, क्योंकि ये करना पड़ेगा और आज नहीं तो ये कल होना है। और ये मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया हुआ है। अगर प्लान वे में हाउसिंग सोसाइटी नहीं मिलेगी ना तो कच्ची आबादियाँ बढ़ेंगी, और लोगों को हमने अच्छे मौके नहीं दिए घर के लिए, तो ये सिचुएशन मज़ीद डिटेरिएट हो जाएगी शहर की, पूरे मुल्क की बिल्कुल। डिटेरिएट होगी। सुफियान साहब, तो क्या आपका, आपने जिस तरह बताया कि आप तो आज से नहीं, आप तो बचपन से अपने फैमिली बिजनेस को देख रहे हैं और आप इसको लेके आगे बढ़ भी रहे हैं, आज आप उसके चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, तो आज अगर मैं आपसे बात करूं कि आप लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तो कोशिश है, तो क्या ये बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की भी कोशिश यही है कि लोगों को आसान एक साथ पे और चाहे छोटे पैमाने पे हो लेकिन उन्हें घर फराहम किए जाएं? जी बिल्कुल, बिल्डर्स की कोशिश ज़रूर है, मगर कोशिश के साथ अब प्रॉब्लम ये है कि डर भी लगता है कि अगर मैंने किसी से कमिटमेंट की है कि ये अपार्टमेंट मैं आपको 40 लाख रुपए का बेचूंगा, अब मेरी उसमें लागत ही इतनी बढ़ गई कि अनफोर्सीन एक्सपेंस इतना बढ़ गया था कि बिल्डिंग या एक मकान, कोई ये नहीं है कि मैंने आज लिया इधर 40 लाख का आपसे सौदा किया, इधर से ख़रीद के 38 लाख से ख़रीद के 40 में आपको बेच के 2 लाख रुपए मैंने अपने रख ली, ये इस तरीके से नहीं है। इसका तरीका ये होता है कि मैंने तो चले लैंड ले ली, अब वो लैंड की कीमत बढ़ गई वो अपनी जगह, मगर जो मुझे उसमें स्टील, सीमेंट, पेंट मटेरियल, मुझे उसके अंदर ब्लॉक मिशनरी है, मेरी लेबर चार्जेस हैं, बेइंतहा चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मुझसे अकेले से कंसर्न नहीं है, मुझे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उन सारी चीज़ों को वहाँ से ख़रीदनी है। अगर मैंने एक प्लान किया है कि मेरा वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 25 लाख रुपए की है, वो 26-27 लाख की हो गई, 28 लाख की हो गई, तो चले मैं बेयर कर लूँगा अपने प्रॉफिट से ना। अगर उसकी लागत 25 लाख की हुई 40 लाख हो गई, तो मेरी तो लैंड कॉस्ट भी गई, मेरा प्रॉफिट भी गया, सब गया, मैं उसको डिलीवर ही नहीं कर सकूँगा अभी, तो क्योंकि वो ना टाइम पे बन पाएगा, ना वो चीज़ हो सकेगी, तो डिलीवर हो ही नहीं पाएगा। तो बिल्डर ऐसे में फिर सुफियान साहब, क्या इस सूरत हाल को देखते हुए अभी कहाँ पे आप लोग स्टे कर रहे हैं, कहाँ स्टेबल हैं, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो बिल्डर है वो हाई एंड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा काम करना चाहता है, जहाँ महंगे अपार्टमेंट्स हो,
उसके अंदर कहीं उसको एटलीस्ट इतना क्वेश्चन मिल जाए कि अगर उसका कॉस्ट बढ़ भी जाए तो उसके जी। ऊपर इतना मार्जिन हो कि वो उसकी जेब से ना जाए, वो इज्जत बचाते हुए अपनी चीज़ को, प्रोडक्ट को डिलीवर कर दे। इस वक्त जो अच्छे बिल्डर हैं जो डिलीवरी नहीं दे, तो वो सबसे बड़ा बैड आपका नेम जा नाम भी खराब नाम होता है इस खराब हो तरह। जाता है और आपके अंदर एलिगेशंस आते हैं। 10 इदारों में कंप्लेन जाती है, वो जो जिसने फ्लैट खरीदा है वो समझता है कि मेरे साथ बिल्डर जो है वो ज्यादती कर जाती रहा कर है। रहा है, बिल्कुल। हमारे पास बेताशा फिर आप बाद में कंप्लेन आनी शुरू हो जाती है। कोई नैब में जाता है, कोई किसी इदारे में जाता है, कोई किसी इदारे में जाता है। तो इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं वो नए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस अपने करते हुए भी थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं कि तरह देख लें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहीं थम जाए, क्योंकि जिस स्पीड से डॉलर की इन्फ्लेशन आई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की इन्फ्लेशन आई है, हमने पिछले सालों में कहीं नहीं देखा। क्योंकि मेरे फादर से जब कभी डिस्कस होता है तो वो भी एक ही बात कहते हैं कि इतनी महंगाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पिछले 50 सालों में उनने भी नहीं देखी। मैं आपसे ये सवाल करने वाली थी और मुझे करना भी है कि आपने आज तक क्या, आपको क्या डिफरेंस लगता है? अभी आपने जो अपने फादर के दौर में, अपने बचपन में देखा है चीज़ें होती हुई, काम उस वक्त आसान था या मुश्किल था, या अब ज़्यादा आसान हो गया है? देखिए, हर दौर में मुश्किलात होती हैं, वो उस दौर उसको की फेस अलग करना होता है मुश्किलात उसके थी, लिहाज आज से। की मुश्किलात अपनी जगह है और फेस तो करना ही है। और जो फेस करता है वही जिंदा रहेगा, वही सरवाइव करेगा। ये तो पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ लाइफ है। मैंने ये देखा कि 2006-7 के अंदर स्टील प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। उस टाइम पे भी वो $1000 के अक्रॉस उसकी प्राइस गई थी इंटरनेशनली। जी। और इस वक्त भी इंटरनेशनली कोई $1100 और $1000 के आसपास वो प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है। और वो जब 2006-7 में गई थी तो वो एक टेम्परेरी फेज आया था, कोई 7-8 महीने का। वो कहते हैं वो एक स्पेकुलेशन थी, को आर्टिफिशियली ले गए थे, फिर वो नीचे आते हुए $400 पर आ गई। ये पिछले 1.5-2 साल हो गए हैं, अभी तक स्टील प्राइसेस रिवर्स नहीं हो रही कोविड के बाद बल्कि से। और बढ़ती चली गई, बल्कि डबल हो बढ़ती गई, जा अभी आपने खुद बढ़ती जा बताया रही हैं। यूनिट्स में। तो जब तक ये इंटरनेशनली स्टील प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी, कोल प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी, तो यहाँ पे सस्ता मकान फराहम क्योंकि करना। बेसिक है लैंड के बाद। देखिए, आप ये समझें कि अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें 35% कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टील का है स्टील सिर्फ। इसी तरीके से 25% कंट्रीब्यूशन सीमेंट का है। उसके बाद को 10% कंट्रीब्यूशन लेबर का है, फिर टाइल्स है, फिर बिल्कुल, सैनिटरी बिल्कुल। वर्क्स हैं, ब्लॉक मेसनरीज है, पेंट मटेरियल है, एल्यूमिनियम है, डोर्स हैं। वो एक बहुत छोटा कंपोनेंट है जितना मेजर स्टील और बेसिक्स सीमेंट हैं। है। और 50% से प्लस आपका 60% आपकी कॉस्ट जो है वो स्टील और सीमेंट के अंदर है। वो दोनों बेतहाशा बढ़ गई हैं। तो अभी अगर मैं आपसे कहूँ सुफियान साहब, क्या ये जो काम जो कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, जो भी प्रोजेक्ट्स अभी हैं आप लोगों के पास, क्या उन पे काम रुका हुआ है या आप लोग अपनी कोशिश से करने में लगे हुए हैं कि चलें, हो सकता है कि आपने कहा ना वो जो डस्ट उड़ रही है वो उसको बैठने में भी टाइम लगेगा? देखिए, जो ऑलरेडी अनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो कमिटमेंट हो गई, उसका सौदा किया है, वो तो बनाने हैं, वो डिलीवर करने हैं। जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके उनको ऊपर अनाउंस नहीं करना वो थोड़ा सा लोग रोक रहे हैं, वो थोड़ा सा वेट एंड सी कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि या तो प्राइस थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए, कि वो एटलीस्ट इतना क्वेश्चन मिल जाए कि वो फिजिबिलिटी में उनकी आ जाए, सही। मगर वो इस वक्त नहीं आ पा रहा। सही। सुफियान साहब से और भी बहुत सारी बातें करनी हो, ख़ास तौर से मैं एक बात ये करूँगी, जब मैं वज़ीर आज़म की हाउसिंग स्कीम के बारे में जानना चाहती हूँ, और ख़ास बात उसमें ये है कि लोग जो हैं उनमें अभी ये है कि उन्हें समझ नहीं आता है, ख़ासतौर से जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कितने फेयर हैं और कितने अनफेयर हैं। आप ये बात अच्छी तरह समझते होंगे कि सबके जहन में ये बात आती है। इसका जवाब मैं आपसे लेती हूँ, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले सुफियान, आदिया साहब से मैं पूछ रही थी कि सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी काम हो, लोग जो हैं समझते हैं कि शायद ये फेयर नहीं है, इसमें कोई सिफारिश होगी या पैसा लगाना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, लोग किस तरह इस चीज़ से निकालेंगे, क्या ऐसा है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर जगह ये समझा जाता है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और पूरी दुनिया में ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से चीज़ें की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहती है। मगर जो प्रोजेक्ट पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के हवाले से जो लो कॉस्ट इनकम के मकान है, उसमें गवर्नमेंट का से कोई ताल्लुक ही नहीं है। गवर्नमेंट ने उसमें साथ रह के भी अपने आप को आइसोलेटेड रखा हुआ है, एक लिमिटेड किरदार रखा हुआ है।
गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम आपको लोन फैसिलिटी लोन, करा देते हैं बिल्कुल, बैंक से, बैंक्स के जो थ्रू। कि पहले बैंकिंग फैसिलिटी नहीं अवेलेबल थी। अब उनने बैंक को कहा है कि अपने 5% पोर्टफोलियो में आप हाउसिंग का एक सेगमेंट डाल दें कि आपकी एटलीस्ट 5% जो भी सस्ता मकान लेने आए उसको आप डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आप उसको फाइनेंस कर दें। सही। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ये किया। सेकंड, गवर्नमेंट ने ये किया कि जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो चाहते थे कि वो लो कॉस्ट में काम करें, उनको उनने सहूलतें फराम कर दी। उनको एक स्पेशल पॉलिसी के तहत अप्रूवल्स के फास्ट ट्रैक करा दिए। उनको सब्सिडाइज्ड वे के अंदर उनको कहा कि हम आपको बिजली प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं है वो हम आपको दे देते हैं। प्लस उनने उनको ये कहा कि अगर आप कोई मकान बनाते हो 30 लाख रुपए का बेचते हो, जी, तो उसमें से 3 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको कंट्रीब्यूट कर बिल्कुल। देती, तो आपकी वो वैल्यू 27 लाख पे चली गई। जी, तो इस तरीके की इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स करती है ताकि ये इंडस्ट्री प्रमोट हो जाए और लोगों का सस्ता मकान फराहम हो जाए। ना तो सिर्फ इसके अंदर कोई गवर्नमेंट की तरफ से करप्शन नहीं है, ओके, तो ये फेयर है ये बिल्कुल। फेयर ये लोगों गेम को है। समझ जाना हाँ, चाहिए कि फेयर है और गवर्नमेंट ने ज़ाहिर बात है ना सिर्फ लोगों का साथ देने के लिए इनिशिएटिव लिया है, बल्कि जो ये रियल एस्टेट है डेवलपर्स हैं उनके लिए काम उनके जो लिए है भी वो भी आसान कर बिल्कुल। दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक विन विन सिचुएशन का एक प्रोजेक्ट होता है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, जो मैंने आपको पहले भी कहा, जो कंस्ट्रक्शन की जो प्राइसेस बढ़ी है, जो जी, स्टील सीमेंट की और जो हर चीज़ों की महंगाई जो हुई, उसकी वजह से ये उस स्पीड से नहीं चल पाया। मगर इसमें पंजाब में तो बेतहाशा काम हो रहे हैं। सिंध के अंदर अभी तक इस लेवल पे काम नहीं शुरू हो सका। कई प्रपोजल्स मौजूद हैं और कराची के काफ़ी लोग भी इंटरेस्टेड हैं कि वो भी चाहते हैं कि इस पे काम किया जाए, मगर अभी तक यहाँ शुरू नहीं हो सका। अच्छा, आपने कहा कि लोग चाहते हैं कराची के खासतौर से डेवलपर्स चाहते हैं कि इस पे काम हो, तो रीज़न क्या है इसके पीछे कि काम उस तरह से शुरू नहीं हो सका, जबकि लैक ऑफ विलिंग भी है? कोऑर्डिनेशन है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जी, क्योंकि कुछ अप्रूवल्स के जो मामलात हैं वो सिंध गवर्नमेंट के 18 अमेंडमेंट के बाद उनका मजाज है, उनका इख्तियारात में। कुछ जुडिशरी के मैटर्स भी रहे, तो हमारी जब भी बात हुई है डिपार्टमेंट से अप्रूवल के हवाले से, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं मना नहीं किया अप्रूवल्स को। वो एक ही बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर हैं, ना काम करने की वजह बना ली। आज इस अफसर जो है वो कहता है कि भाई जिसने सबक याद किया उसी की छुट्टी बंद हुई, तो हम सबक ही याद नहीं करते, छोड़ दें, काम ही नहीं करें। इस वक्त ये सिचुएशन हो गई है, तो हमें थोड़ा सा इन डिपार्टमेंट के अफसरों को भी पूछना चाहिए कि क्या वजह है, क्यों अप्रूवल्स पे इतने तो फिर पाबंदी ऐसे है। में आबाद जो है इस सिलसिले में काम नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। नहीं, हमारी कुछ 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं चीफ मिनिस्टर साहब से, और उस मीटिंग में मुर्जा वाब साहब भी थे, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी थे, और नासिर हुसैन शाह साहब जो मिनिस्टर हैं लोकल गवर्नमेंट के, वो भी मौजूद थे। और वहाँ भी हमने ये बात को जिक्र किया। उन्होंने कहा हम नस्ला टावर के बाद स्पेशली हमारा जो सबसे बड़ा सवाल था, हमने कहा देखें ये इंडस्ट्री का जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वही शेक हो गया कि 17 NOC 18 NOC लेने के बाद अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करें। जी, और हम दुबई में भी एक रोड शो किया, वहाँ पे हमारे कुछ दोस्तों ने एक्सपो के हवाले से, तो वहाँ भी यही सवाल आता है कि आपकी इतनी NOC हैं, उसके बावजूद नस्ला टावर गिर गया, तो हम कौन सी NOC के ऊपर ट्रस्ट करें। तो हमने सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, हमने कहा आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बना दो, और ऐसा मैकेनिज्म बना दो, या तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट से भी इजाज़त ले लेते हैं, हम नैब से भी ले लेते हैं, या हमें कोई ऐसा एक इदारा बना दो कि उसके बाद हमें कहीं कोई सवाल ना हो, और आपको जो स्क्रूटनी करनी है आप 2 महीने 3 महीने जितना आपको टाइम दरकार है वो आप कर लो, या आप कोई ऐसा हल बताओ कि जिससे लोग परेशान ना हो, बिल्डरों के घरों पे लोग सवाल करने ना आए कि ये आपने हमारे साथ ज्यादती की। जो ड्यू प्रोसेस है वो आप शुरू में कर लो। सही। आप नहीं देना चाहते अप्रूवल, आप ना दो, मना कर दो, वो बिल्डिंग ही ना बने ना, ताकि लोगों का भी पैसा इन्वॉल्व हो गया, बिल्डर के भी पैसे इन्वॉल्व हो गए, लोग सब इन्वॉल्व हो गए, इतना बड़ा थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, लोगों के सेंटिमेंट्स उसके साथ इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा नस्ला टावर की एक खातून थी जो जी, बिल्कुल। PIA में जॉब करती थी, और उनने जब रिटायर हुई तो उनके पास कुछ जो फंड जमा हुए, कुछ बैंक से लोन लेके उनने वो घर लिया, बिल्कुल, तना-तना से लोग जो हैं वो घर इंतकाल बनाने कर के लिए गई, वो पैसा इकट्ठा डिप्रेशन में करते इतनी हैं। चली गई, उनका इंतकाल हो गया। जी। उसके सेंटिमेंट्स से उसके साथ वो सेंटिमेंट्स के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए।
लेकिन अब सुफियान साहब ऐसा तो नामुमकिन है ना कि अगर एक दफ़ा कुछ ऐसा हो जाए तो फिर आप फिर दोबारा खड़े ही नहीं होते, लेकिन अब बिल्डर्स डेवलपर्स जो हैं यकीनन फिर से काम करना शुरू कर दिया उन्होंने और काम कर रहे हैं और लोगों के लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं। सुफियान साहब, आपके जो कंट्री डेवलपर्स एंड बिल्डर्स हैं, इन्होंने काफ़ी कराची में काम किया है और काफ़ी आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैंने देखा भी है। कंट्री 8 के नाम से आई थिंक आपका एक प्रोजेक्ट जी है, जी बिल्कुल। उसके बारे में आपसे अभी थोड़ा सा जानना भी चाहेंगे। और उस जानने के साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगी कि मैं एक छोटी सी वीडियो है कंट्री 8 की, तो आप भी चल के देखिए, मैं भी देखती हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं सुफियान साहब से। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। जी, आपने देखा कि कंट्री 8 की वीडियो जो है मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैं समझती हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं इन पे काम होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा काम आप लोगों ने कराची में किया है, तो थोड़ा सा ख़ुद भी बताइए आप सुफियान साहब के वो कौन कौन से काम हैं और आप क्या समझते हैं कि किस लेवल का काम जो है मज़ीद आप लोगों ने करना है और देना है, लोगों तक डिलीवर करना है। देखिए मेरी तो सोच ये है कि इस मुल्क को कुछ देना है सबसे पहले तो। जो आर्किटेक्चर हम बाहर दुनिया में जाते हैं और देखते हैं, तो मुझे तो ये होता था कि हमारे मुल्क में क्यों ऐसी चीज़ें नहीं है। अभी आपने जो वीडियो देखी, इस वीडियो में हमने इस बिल्डिंग पे बेइंतहा काम किया। इसमें फसाड लाइट्स हमने लगाई हैं, जो कि ये वो कंपनी से हमने परचेज़ करी जिसने 60% बुर्ज खलीफा के ऊपर भी काम किया है। ओके। ये फसाड लाइट्स कहलाती हैं, एलईडी लाइट्स हैं। इसके ऊपर लाइट शो होता है और हमने इनाग्रेशन किया 14 अगस्त वाले दिन। जी। पाकिस्तान को हमने एक तोहफ़ा दिया इसके ऊपर। हालांकि इसमें हमें कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिला प्राइस के हवाले से, इज्जत बहुत मिली। आज लोग जानते हैं, हाँ किसी को बताएं तो बोलते हैं अच्छा वो लाइट वाली बिल्डिंग, उससे पहचान बन गई है ये पहचान बिल्डिंग बन जो है। गई। आज वहाँ पे जो गुजरता है आने जाने वाला, मेरे बेताशा दोस्त यार हैं, उनके को बच्चे बोलते हैं यार वहाँ पेरेंट्स को बोलते हैं उस जगह से लो हमें लाइटें देखनी है। तो ये एक आइकॉनिक हो गया कराची के लिए। और मैं इनकरेज करता हूँ अपने दोस्तों को, अभी काफ़ी हमारे मज़ीद नए दोस्त भी चाहते हैं जी। कि इस तरीके की अच्छी बिल्डिंग्स बनाएं, और वो भी इनकी इंक्वायरीज़ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आगे कराची के अंदर भी जिस तरह दुबई और शंघाई के अंदर जो बिल्डिंग्स बन रही है ना, उस लेवल पे प्रोजेक्ट्स आएंगे। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी मैं चाहूँगा कि हम कोई और मज़ीद नई जिद्दत करें और इस शहर को अप टू द मार्क बनाएं, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है ना उसके हिसाब से लेकर आपके कामयाब प्रोजेक्ट्स जो हैं कंट्री 8 के अलावा और कोई प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में आप ज़रूर जिक्र करना चाहें, बताना चाहें हमारे नाज़रीन को। हमारा एक ऑफिस टावर है अभी डॉर्मेन मॉल के साथ है, कंट्री फाइनेंस टावर है, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंट्री कोर्ट बना है कैंट स्टेशन के पास है, कंट्री नेवल व्यू है। और स्कीम 33 के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं गुलशन की तरफ, कंट्री टेरेस वगैरह, वो आज से 10 साल पहले हमने पोजीशन दी। अभी नए प्रोजेक्ट्स भी इंशाल्लाह ऑन। तो सुफियान साहब, ये लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर कोई काम कर रहे हैं आप लोगों की कोशिश है? क्योंकि आपने खुद कहा अभी कि पीएम ने जो इनिशिएटिव लिया है, तो उसके बाद जो है कोशिश यही है कि लोगों को जो है घर मिलें और छोटे पैमाने पे जो है डेवलपर्स भी काम करें लोगों के लिए। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मैं काम करूँ। मैंने अपनी तरफ तो मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए मैंने कुछ प्रपोजल्स रखे थे कि जिस दिन मैं काम शुरू करूं एटलीस्ट मैं उस इतनी कंस्ट्रक्शन फास्ट कर लूं कि मैं 1 साल 1.5 साल में उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लूं, ताकि मुझे ज़्यादा कॉस्ट महंगी ना पड़े। बेशक मुझे कुछ पैसे जेब से फाइनेंस करके लगाने पड़े तो मैं अपनी जेब से भी डाल दूं, बेशक बाद में पैसे आते रहेंगे। मगर जब मैं साथ में कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ यूटिलिटीज़ की, तो वो मेरी बजट से चीज़ें बाहर चली जाती हैं। तो वो फास्ट काम आप नहीं कर पाते। नहीं, यूटिलिटीज़ के अंदर मेन दो इदारे ऐसे हैं जिसके अंदर 3 इदारे हैं जिसमें के इलेक्ट्रिक है, वाटर बोर्ड है और स्वीट सदर्न गैस है। उस प्रोजेक्ट पे मुझे बिजली लाने का इतना बड़ा खर्चा है कि उस पूरे प्रोजेक्ट की लैंड कॉस्ट से बड़ी वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की सिर्फ वहाँ बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर लाने का खर्चा है, वो कौन ला के देगा? और ये सस्ता मकान वो शहर के अंदर बन नहीं सकता, वो मुझे थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में ही जाना है तो ही वो फिजिबल भी है। और वो बाय द टाइम मतलब वो 3-4 साल में जब तक डेवलप होगा तो वहाँ लाइफ भी आ जाएगी। सही। वहाँ पे मुझे लोगों को पानी दस्तियाब करना है। यहाँ पे सब सॉइल वाटर है नहीं,
जो इतना खारा पानी है कि वो यूजेबल नहीं है। K4 का प्रोजेक्ट आज तक रुका हुआ है। स्वीट सदर्न गैस कंपनी का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ भी तो भी मैं वहाँ पे आके हैंड्स अप हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बढ़ूँ कैसे आगे। लाइफ मैं कंस्ट्रक्शन करके तो छोड़ सकता हूँ, मगर बगैर पानी और बिजली, गैस का भी मैं लोगों को चलें कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट दे देता हूँ, मगर जो दो मेन सब्स्टिट्यूट जो यूटिलिटीज़ हैं, पानी और बिजली, ये अच्छा, तो ज़रूरी। आपने ये बात तो बहुत अच्छी की कि आपकी ये सोच है कि आप अगर जो प्रोजेक्ट जो है अगर 3 साल में बन रहा है तो आपकी कोशिश होगी कि उसको 50% उस पर ला के 1.5 साल में उसको बना के दें, फास्ट काम करें। मेरे ख्याल से अगर सारे बिल्डर्स और डेवलपर्स ये चीज़ सोचें, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ रही हैं, इस तरह भी होता है ना, लेट प्रोजेक्ट जब होता जाता है तो प्राइसेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती हैं। रोज़ाना आज आप प्राइस कुछ और है, कल कुछ और होगी, तो बिल्कुल उस तरह ज़्यादा इस पे असर पड़ता होगा प्रोजेक्ट पे। लेट होता है, फिर जिस तरह लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई हमें अब मिलना था, तकरीबन हमें 2 साल के बाद मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया। उसकी वजह यही होती है फिर वो अदालतों के चक्कर लगाते हैं, मज़ीद लंबे काम हो जाते हैं, फिर उनका वो ट्रस्ट भी बहाल नहीं रहता बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पे। देखिए, हम जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं ना, हम 10% इन्फ्लेशन और 10% डिवैल्यूएशन को कैलकुलेट करते हैं। ओके। तो हमारी तो ये कोशिश होती है कि हम जितना इसको ऑन टाइम या बिफोर टाइम कर लेंगे तो हमारी वो कॉस्ट बच जाएगी। हमारी कंपनी की पॉलिसी इस तरीके से। मगर जो पिछले 2-3 साल में देखा ना, वो तो अनरियलिस्टिक किस्म से प्राइसेस बढ़ी है, जो कि कोई कंट्रोल से बाहर की चीज़ें, बियॉन्ड कंट्रोल हो गई। उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो के अंदर, जब अगर बिल्डर्स चाहते तो ज़रूर हैं, हर आदमी की चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ इस तरीके से फास्ट ट्रैक कर लूँ, और जो नई जनरेशन जो मज़ीद आ रही है इस कंस्ट्रक्शन के अंदर, उनकी सोच बड़ी डिफरेंट हो गई है और लोग अब रिफाइन होते जा रहे हैं। हमारे ही बिल्डर्स हैं जिनने जाके दुबई में बेहताशा काम किया, वहाँ जाके तो टाइमली डिलीवर किया, प्रोजेक्ट्स भी बनाए, अच्छा काम भी किया। यहाँ पे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन, कोई और वजूहत की वजह से प्रोजेक्ट्स भी डिले हो जाते हैं और काम शायद उस स्पीड से नहीं हो पा रहा, मगर यहाँ की मार्केट मैच्योर होती जा रही है। और मैं समझता हूँ अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से कराची की मार्केट, क्या पूरे पाकिस्तान की मार्केट मैच्योर भी होगी, डेवलप भी होगी। और जितना एजुकेशन हमारे यहाँ लोगों में आ रहा है, लिटरेसी इम्प्रूव हो रही है, तो लोग इसकी भी वजह से चाहते हैं कि बेहतरी हाँ, आती जा रही है। बेहतरी आती जा रही है। हमने तो अभी ये देखा कि पहले तो कोई मैं प्रोजेक्ट बनाता था, तो वहाँ पे लोग सबसे पहले तो बिल्डर को बोलते थे इसको तो भगा दो यहाँ से। अच्छा, ये आज भगादो वाली बात जो है इसे कंप्लीट हम आपकी करते हैं, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि भगादो की वजह क्या है, क्योंकि अब तो आप, जाहिर बात है, जब आपके फैमिली बिजनेस जब आपके फादर ने स्टार्ट किया तो वो चीज़ें नहीं थी और वो उस तरीके से काम भी नहीं होता था। अब तो इतना ज़्यादा जितनी तरक्की होती जा रही है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो इस टेक्नोलॉजी का किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं कि आपसे बात करते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आगे वापस, और ब्रेक पे भी मैं सुफियान साहब से यही बात कर रही थी कि प्लीज़ मुझे बताएं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी के होते हुए काम में डिले होना और चीज़ें ना होना, और बाज़ दफ़ा तो ख़ासतौर से आप जैसे लोग जो अब टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें तो मुश्किल भी आती है, तो वो कहते हैं कि ये क्या है, इस टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहा है। देखिए, 2-3 आपके जो सवालात हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जी। बिल्कुल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है कराची में। कराची में टेक्नोलॉजी का यूज़ पूरी तरीके से अभी भी नहीं हो रहा। जैसे कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, कोई ग्राउंड प्लस 37 है। ओके। वो बिल्डिंग पिछले 1.5 साल में बन सकती, जो दुनिया में बनती है, मगर अगर मैं वो उस बिल्डिंग को यहाँ पे बनाना चाहूँ उस टेक्नोलॉजी पे, तो स्टील स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। उस स्टील स्ट्रक्चर की कॉस्ट को 25% एडिशनल है, तो वो एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल कॉस्ट का एक इम्पैक्ट है। अच्छा, पाकिस्तान में और दुबई वगैरह में सिचुएशन ये है कि वहाँ पे पेमेंटें बड़ी फास्ट आ जाती हैं, जो कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट शेड्यूल है वो बड़ा स्लो है। तो लोग कहते हैं कि हमें इजी इंस्टॉलमेंट शेड्यूल मिल जाए कि हम 4 साल में दे दें, 5 साल में दे दें, सही। आप बेशक 6 साल में बना लो, हमें चीज़ मिल जाएगी। अब इसी तरीके से ये तो एक क्लिफ्टन वगैरह के या हाई एंड एरिया की मैंने बात की ना, कि स्टील स्ट्रक्चर पे बिल्डिंग बनती है, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली फिटिंग होती रहती है और कॉन्क्रीटिंग भी बहुत इजी तरीके से हो जाती है। जो एक कन्वेंशनल वे है उससे हम बाहर आ गए।
अभी जो मेन टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो हो रही है सीमेंट के रेडी मिक्स प्लांट्स के अंदर, कंक्रीटिंग के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चेंज आ रहा है। और जो लो एरियाज हैं जो जहाँ पे मेजर काम हो रहा है, जो स्कीम वहाँ इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो पाती वहाँ होगी पे मेरे अगर हम ख्याल से। टेक्नोलॉजी यूज़ करने जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो जिस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन बहुत मिनिमम है, उस पर नहीं होगा। मगर हाँ, इम्प्रूवमेंट ये ज़रूर आ गई है टेक्नोलॉजी के अंदर कि प्लम्बिंग मटेरियल वो यूपीवीसी पे चला गया है, पीपीआर पे चला गया है। उनकी 100 साल की लाइफ है। जिस तरह पहले एस्बेस्टॉस की या जीआई के पाइप से वो गल जाते थे, जंग लग जाता था जी, उसकी लीकेजेस के चांसेस बहुत थे। अगर कहीं कोई लाइन जंग खा गई है तो पूरी पूरी फ्लैट की तोड़ फोड़ ये वो। अब वो सिचुएशन नहीं है। अभी एडवांसमेंट ये हो गई है कि कंसल्टेंट भी बड़े एजुकेटेड हो गए हैं। पहले किसी का बाथरूम लीक होता था तो पूरा बाथरूम का टाइल तोड़ना पड़ता था। अब वो वॉल अब हैंगिंग सिस्टम आ गया है। अगर आपके कोई अपार्टमेंट की कोई अगर प्लम्बिंग लीक है तो उसका बाथरूम तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो नीचे दूसरे अपार्टमेंट के नीचे उसकी सिर्फ हम फॉल सीलिंग रिमूव करते हैं। तो सुफियान साहब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और इससे तो यकीनन फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या लो हाउसिंग कॉस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है या नहीं? ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल हो रही है। पहले देखें ये पाइप इंपोर्ट होता था जिद्दा वगैरह से, बाहर से दुबई से आता था, टर्की से आता था। अब इसकी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई है कि ये लोकली मैन्युफैक्चर हो रहा है और अच्छे स्टैंडर्ड्स पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स के साथ ये बनना शुरू हो गया है और ये बाकायदा टेस्ट किए गए हैं और वो टेस्ट के अंदर भी बेशक पास हुए हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए। इसी तरीके से वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स हैं, दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं। दूसरा कि अभी नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो आ रही है होम ऑटोमेशन सिस्टम, जो कि दुबई वगैरह में भी नहीं है। हमने कराची के अपने साथ नए तमाम प्रोजेक्ट्स में दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सुफियान साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और ख़ास तौर से आप जो जदीद टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और जिसमें आप जब बता रहे हैं कि मैं लाइट्स ऑफ करने को कहूँगी तो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और मैं कोई भी काम जो है उसको जदीद तरीके से कर सकूँगी, तो मुझे लग रहा है मैं किसी फेरी टेल में हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ख्वाब हम देखें और अच्छे ख्वाब देखें। और अपने नाज़रीन को यही कहूँगी कि आपको भी ज़रूर अच्छे ख्वाब देखने और उसको पूरा करना और उसकी तकमील करना जो है ना सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरे गेस्ट की ज़िम्मेदारी है, बल्कि आपकी ज़िम्मेदारी भी है। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।